बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, सिंध के जो नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध हैं मकबूल बाकर साहब, वो अपने दौर में कैसे जज रहे, उनकी ज़िंदगी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। ये किस तरह के जज रहे, इनको क्या मुश्किलात सामना रहा इनको। और इसके अलावा कल मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि पीपल्स पार्टी के जो दौर हुकूमत जो है वो अब ख़त्म हो गया और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो शिकंजा जो है वो तंग किया जा रहा है, इनके ऊपर जो है घेरा तंग किया जा रहा है और केसेस जो है वो खुलने की कुछ इतलात हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे आज कल जो है कामरान टिसौरी जो हमारे गवर्नर सिंध है, उन्होंने एक रैली का इनेकाद किया। उस रैली में क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे। तो जी शुरू करते हैं। पहले जो हमारे निगरान नामजद गवर्नर वज़ीर आला सिंध है मकबूल बाकर साहब। मकबूल बाकर साहब एक बहुत सख्त और एक बहुत मजबूत फैसले लेने वाले जज रहे और कहा यह जाता है कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज भी रहे हैं। अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज कैसे रहे इसकी भी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। उसके अलावा मकबूल बाकर साहब के ऊपर कातलाना हमला भी हुआ और वो किसने किया, क्यों हुआ, कब हुआ, वो भी मैं आपको सारे बताऊंगा। उस कातलाना हमले में जो लोग शहीद हुए उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो जी मुकम्मल एक स्टोरी है उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उस पर आज बात करेंगे। तो जी मकबूल बाकर साहब जो है उनके बारे में कहा यह जाता है कि उनके किसी दोस्त ने उनको एक दावत में इनवाइट किया। उस दावत का जब हमारे जो साबिक आईएसआई चीफ हैं जनरल फैज हमीद, उनको पता चलता है कि इस दावत में मकबूल बाकर साहब आ रहे हैं, तो वो उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं और वो भी उस दावत में जनरल हमीद साहब जो फैज हमीद साहब वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। जब उनसे मुलाकात होती है तो मुलाकात में पता ही चलता है कि मकबूल बाकर और जनरल फैज हमीद के दरमियान जो है मुलाकात जो है वो नाखुशगवार मुलाकात थी। और उस नाखुशगवार मुलाकात में मकबूल बाकर साहब ने जो बातें की थी वो ये थी कि तुम जर्नल अपने आप को क्या समझते हो, क्या तुम पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लोगे तो तुम अपनी मर्जी के फैसले करा लोगे, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ये मुबैना खबर कि इस तरह की ना एक मुलाकात होती है मकबूल बाकर साहब की और रिटायर्ड जनरल फैज हमीद साहब की। अब इस मुलाकात के बाद जो है फैज हमीद जो है वो जाते हैं जनरल बाजवा के पास। जनरल बाजवा को जाके बताते हैं कि जी इस तरह की मुलाकात हुई है और वो बंदा तो भाई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है और उसने तो मुझसे इस लहजे में बात की है, इस तरीके से बात की है, बंदा अपने कंट्रोल वाला नहीं है। उसके बाद जो है कहा यह जाता है कि जनरल बाजवा जो है वो अपनी मुलाकात उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि इनसे मकबूल बाकर साहब से एक मुलाकात की जाए। जब ये मुलाकात का पैगाम जाता है मकबूल बाकर साहब को, तो मकबूल बाकर साहब जनरल बाजवा को कहते हैं कि ये मुलाकात ना आपके लिए अच्छी हो सकती है और ना ये मुलाकात ना मेरे लिए अच्छी साबित होगी, तो इस मुलाकात को यहीं रोक दिया जाए। मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई नाखुशगवार वाक़या जैसा जनरल फैज हमीद के साथ हुआ इस तरह का कोई बातचीत हो। तो उन्होंने ये मुलाकात करने से मना कर दिया। अब ये मुलाकात ना हुई और ये सब बातें जब मंजर पे आई हैं तो उसके बाद से कहा यह जाना जाएगा कि जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज हैं। उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसके एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था। अब मकबूल बाकर साहब जो है इनको कालेदम तंजीमों की तरफ से बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी दिए गए थे, इनको बहुत ज़्यादा धमकियां भी दी जा रही थी। जब वो सिंध के चीफ जस्टिस होते थे सिंध हाई कोर्ट के, तो उनको बहुत धमकियां दी गई थी। उन धमकियों की पेश नज़र जो है वो जो हुकूमत थी, हुकूमत ने ये फैसला किया था कि मकबूल बाकर साहब को सख्त सिक्योरिटी दी जाएगी और उनको बुलेट प्रूफ जो है वो गाड़ियां भी दी जाएंगी जो उनके प्रोटोकॉल में होंगी और वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में होंगी क्योंकि इनको बहुत ज्यादा थ्रेट्स थे। तो अब जैसे ये बुलेट प्रूफ गाड़ी में मिलने की बात होती है, जो इनके साथी जो जजेस होते हैं उनके साथी जजेस होते हैं वो जस्टिस मकबूल बाकर के खिलाफ जो जजेस थे उन्होंने भाई रोड़े डालना शुरू कर दिए और उन्होंने बड़े सवालात उठा दिए, भाई नहीं होनी चाहिए बुलेट प्रूफ गाड़ी, क्यों दी जाए, इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। तो मकबूल बाकर ने खुद ही मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए बुलेट प्रूफ गाड़ी, मैं ऐसे ही फिर इस गाड़ी में घूम लूंगा। अब ये गालिबन 2012 या 13 की बात है। मकबूल बाकर के ऊपर जो है कातलाना खुदकश हमला भी होता है जिसमें तकरीबन कहा यह जाता है 10 से 11 रेंजर्स और पुलिस के एहलकार जो हैं वो शहीद भी होते हैं और इसके अलावा कुछ और सिविलियंस भी इसमें शहीद हुए थे और मकबूल बाकर जो है इस धमाके में शदीद जख्मी हुए थे।
लेकिन अल्लाह ने उनको जिंदगी दी, वो बच गए और वो दोबारा से फिर वो अपने उन्होंने अदालतों में आना जाना वैसे ही रखा जैसे वो आते थे। लेकिन कहा यह जाता है कि जो लोग उस धमाके में शहीद हुए थे, जो सिविलियंस थे या रेंजर्स और पुलिस के जो एहलकार जो इस धमाके में शहीद हुए थे, उन तमाम लोगों के अहले खाना को आज तक जो है मकबूल बाकर साहब की तरफ से वो मुआवजा भिजवाया जाता है। अब तक जो है वो मुआवजा दिया जाता है, मकबूल बाकर की तरफ से अलग से दिया जाता है, जो उनके फैमिलीज तक पहुंचाया जाता है। उसके अलावा एक बात ये भी सुनने में आती है कि मकबूल बाकर एक केस की पैरवी कर रहे थे, एक केस की समाअत वो कर रहे थे, तो उसमें जो केस था एक दहशतगर्द का था। अब वो दहशतगर्द को जब अदालत में पेश किया जाता है तो मकबूल बाकर शायद उसकी हालत देख के समझ गए या कुछ ऐसे बात हुई, तो मकबूल बाकर साहब ने उस दहशतगर्द कैदी को कुर्सी देने का कहा और उसको कुर्सी दी और उसको कहा कि आप कुर्सी पे बैठ जाएं। मकबूल बाकर ने उस कैदी को, दहशतगर्द को कहा कि आप कुर्सी पे बैठ जाएं। अब वो दहशतगर्द जब कुर्सी पे बैठने लगता है तो उसको बड़ी शदीद तकलीफ होती है और वो उड़ जाता है, वो बैठता नहीं है कुर्सी के ऊपर। मकबूल बाकर उसको बोलते हैं क्या मसला है, आप क्यों नहीं बैठ रहे? तो वो दहशतगर्द कहता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है, मेरी तशरीफ पे बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है, तो मैं अपनी तशरीफ कहीं रख नहीं सकता, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब ये बात सुन के जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं मकबूल बाकर साहब और वो बड़ी सरजनिश करते हैं इदारों की और लोगों की कि भाई तुमने कैसे एक मतलब एक इंसानी हकूक का भी उनके अंदर बहुत ज्यादा सोच विचार रखते थे, इंसानी हकूक के बारे में बहुत ज्यादा उनका वो अमल दखल रहता था। तो उसमें उन्होंने बड़ी सरजनिश की अपने लोगों की, इदारों के लोगों की, कि ये कौन सा तरीका है बंदे के ऊपर इतना जुल्म हो, ऐसी जगह पे जुल्म कि बंदा तशद्दुद, ऐसी जगह पे तशद्दुद के बंदा बैठ भी नहीं सकता। तो खैर ये उनका एक देखें एक दहशतगर्द के साथ भी उनका रवैया कैसा हुआ करता था। और एक और खबर ये भी है कि जो यंगस्टर जो वकील होते हैं, जो यंग वकील आते हैं, बिल्कुल नौजवान वकील होते हैं, जो कम तजर्बेकार वकील होते हैं, उनको सुनना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे मकबूल बाकर साहब अपने दौर में। कि वो चाहते थे कि जो नए नए छोटे मोटे जो वकील होते हैं वो सामने आए, उन लोगों को देखें, उनकी बातें वो बड़े गौर से सुनते थे और उनके उनके जो दलाइल होते थे उनको बहुत गौर से सुनते थे और समझते थे। तो मकबूल बाकर के बारे में और भी बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज हैं। अगर मकबूल बाकर साहब पे अगर मैं एक पूरा व्लॉग करने बैठ जाऊं तो व्लॉग कम से कम आधे घंटे का तो हो ही जाएगा। लेकिन मकबूल बाकर एक ऐसी शख्सियत है जो कि एक अपना एक अच्छा मकाम रखते हैं इस सूबे के अंदर। मकबूल बाकर के हवाले से कहा जाता है कि ये एक बहुत अच्छी एक चॉइस है, एक बहुत अच्छा एक बंदा है जिसको निगरा सेटअप के हवाले से जो है वो निगरा सेटअप जिसके हवाले किया जा रहा है। मकबूल बाकर का अपना भी एक बयान सामने आया है जिसमें मकबूल बाकर साहब कह रहे हैं कि वो अपने इस ओहदे को आइन और कानून के मुताबिक अपने इस ओहदे से सारे वो फैसले करेंगे। अब आइन और कानून को मकबूल बाकर से अच्छा शायद मैं नहीं समझता कोई समझता होगा, क्योंकि हमारे जितने भी सीरियल जो पूरी एक चीफ जस्टिस की चलती आ रही है ना, जिसमें इफ्तिखार चौधरी ले लें, साकिब निसार हो गए, अब उमर अता बंदियाल हैं, जस्टिस गुलजार हैं, ये सारे वो वकील हैं जो जस्टिस मकबूल बाकर जिनके फेवरेट हुआ करते थे। ये सारे वकील जो हैं जस्टिस मकबूल बाकर को बहुत पसंद किया करते थे और जब ये चीफ जस्टिस बनते थे तो फिर इनसे कुछ पॉलिसीज पे इख्तिलाफ होता था और जो उमर अता बंदियाल साहब हैं इनसे तो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ रहा है। खैर अब आगे चलते हैं, व्लॉग लंबा हो गया, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सिंध हुकूमत के हवाले से। सिंध हुकूमत के हवाले से मैंने आपको कल अपने एक व्लॉग में बताया था कि इनके पीपल्स पार्टी के ऊपर एक बुरा वक्त आने वाला है और ये बुरा वक्त की जो निशानियां हैं वो शुरू हो गई हैं। वो इस तरीके से कल जो है वो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को तलब कर लिया और उनके ऊपर जो केस बनाया गया वो तौहीन अदालत का केस बनाया गया। अब इस केस की शुरुआत है। अब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुराद अली शाह साहब की एक नजर में आई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत ज्यादा सीख पाए, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं उसमें उनको उनका गुस्सा जो है वो अदालतों के ऊपर है। और अदालतों के ऊपर जो गुस्सा है उसकी वजह यह है कि जो नौकरियों की एक बंदर बांट हो रही थी जिसको एमकेएम पाकिस्तान ने चैलेंज किया था अदालत में कि ये जो नौकरियां पीपल्स पार्टी दे रही है या बगैर मेरिट के दे रही है और अपने अपने लोगों को दे रहे हैं, तो इस फैसले ये नौकरियों के ऊपर जो है अदालत ने स्टे ऑर्डर ले लिया, ये आप लोगों को पता होगा। अब इस स्टे ऑर्डर के ऊपर जो है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सारी बातें, सारे इल्जामात जो हैं वो अदालतों पे दाग दिए और कहते हैं कि आप कोई भी अच्छा वकील कर लें, आप कोई अच्छा और बेहतरीन आपका वकील हो जिसका बड़ा नाम हो,
आप ऐसे वकील को लेके हमारी अदालतों में जाएं तो आपको आराम से स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, कोई एक मसला ही नहीं है। मतलब आपका अगर वकील छोटा मोटा हो तो कुछ नहीं होता, आपका वकील अच्छा हो तो आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान के जो एमपीएज हैं, जो सिंध असेंबली के जो मेंबर्स हैं, वो तमाम लोगों से पूछ लिया जाए कि हम ये जो नौकरियां दे रहे थे वो नौकरियां मेरिट पे दे रहे थे या वो अपनी तरफ से या अपनों को बांट रहे थे वो नौकरियां। तो उनका कहना ये है कि हम ये नौकरियां जो है मेरिट पे दे रहे थे, और ये इनके बंदे भी जानते हैं एमकेएम पाकिस्तान के कि हम ये मेरिट पे दे रहे थे। अब तो एमकेएम के जो एमपीएज हैं इनको कोई खतरा भी नहीं है, अब तो अल्ताफ हुसैन भी नहीं है जो इनकी बुरी बन लाशें मिल जाए। इस तरह की भी बात की है, और इस तरह की बात अब लगता है जो और भी बहुत सारा इन्होंने इल्जामात जो है इस तरह की बातें अदालतों के ऊपर भी सवालात बहुत सारे उठाए। अब लगता है कि एक और जो है मुराद अली शाह साहब के ऊपर एक और तौहीन अदालत का केस बन सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग जो पीपल्स पार्टी के बहुत करीबी रहे वो मुल्क से जो है वो फरार हो चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं मुल्क से। उसके अलावा कुछ लोग जो है वो तैयारी में थे, और जो लोग तैयारी में थे उनके नाम जो है वो ईसीएल में डाल दिए गए। तो फिर उसके बाद से खबर आनी शुरू हो गई थी कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जो है वो शुरू होने वाला है। और इसी खबर को लेते हुए जो हमारे एक मारूफ एंकर हैं कामरान खान साहब, उन्होंने जो ट्वीट किया वो भी मैंने कल आपको अपने व्लॉग में बताया कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है इसी सब मामलात को लेके। और जी एक छोटी सी खबर एक और है, व्लॉग लंबा होता जा रहा है तो मैं आपको एक छोटी खबर एक खबर और दे देता हूँ, बड़ी ताज़ा खबर है। और वो ये है कि एमकेएम लंदन के कारकुनान के खिलाफ जो वो अभी तक क्रैकडाउन जारी है और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। कल रात सक्खर में छापा मारा गया और वहां से एमकेएम के बहुत ही सीनियर कारकुन, बहुत मोस्ट सीनियर कारकुन सक्खर के, जिनका नाम नईम कुरैशी है, उनको उनके घर से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लोग जो है वो गिरफ्तार करके ले गए। और एमकेएम लंदन का कहना यह है कि उनको कहाँ रखा गया है उनका कुछ नहीं पता। कल जो है उनको इदारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो लोग जो है उनको ले गए वहां से, और ले आने के बाद जो इनको लापता कर दिया है। अब ना एमकेएम लंदन जो है उनके ऊपर से कोई पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है, और इसी तरीके से पीटीआई के ऊपर जो क्रैकडाउन चल रहा है ना उनके ऊपर कोई तब्दीली आई है। पंजाब से भी अब तक जो है कल रात तक मैं आपको बता रहा हूँ पीटीआई के लोगों को भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, तब्दीली कोई नहीं आई है किसी भी पॉलिसी में। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।